तो आज हमारे हाथ लगे हैं बिहार दरोगा परीक्षा के लिए ये खान ग्लोबल स्टडीज के नोट्स। हाँ, और मैंने भी देखे, ये मतलब काफी डिटेल है। बिल्कुल, मैं तो यही कहने वाली थी। ये नोट्स कम है और वो नहीं कहते एक छोटा मोटा एनसाइक्लोपीडिया, वो ज्यादा लगते हैं। सही कहा। इसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति, मतलब सब कुछ है। सब कुछ है। और पहली नजर में ये बस तथ्यों का एक ढेर लग सकता है ना, राजधानियां, नदियां, तारीखें। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा मिशन भी तो यही है, सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझना। हाँ, इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। तो तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए जानकारी के इस भंडार में गोता लगाते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं भूगोल से। ठीक है। भूगोल जो सिर्फ नक्शों का अध्ययन नहीं है, ये बताता है कि जमीन कैसे इंसानी किस्मत तय करती है। इन नोट्स में सबसे पहले दुनिया के कुछ देशों और उनकी राजधानियों की लिस्ट है। हाँ। कुछ तो काफी सीधे हैं, जैसे कनाडा, ओटावा, जर्मनी, बर्लिन। हाँ। लेकिन कुछ नाम आज के हिसाब से बहुत दिलचस्प हैं, जैसे ब्राजील जो G20 की मेजबानी कर रहा है, उसकी राजधानी ब्राजीलिया। और मिस्र का भी जिक्र है, जो हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है, राजधानी काहिरा। हाँ, और वेनेजुएला, राजधानी कराकस, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो इसे वैश्विक राजनीति में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देता है, भले ही उसकी अपनी अर्थव्यवस्था थोड़ी डावाडोल हो। सही बात है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आज की दुनिया के पावर सेंटर्स हैं एक तरह से। वैसे एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा, मुद्राओं के नाम। अच्छा? हाँ, कई देशों की मुद्रा का नाम दिनार है, सर्बिया, अल्जीरिया, कुवैत, और कई देशों का डॉलर है। ये सिर्फ एक संयोग है क्या? नहीं, ये संयोग बिल्कुल नहीं है। ये तो इतिहास का, आप कह सकते हैं, एक आर्थिक नक्शा दिखाता है। वो कैसे? देखिए, दिनार शब्द आया है रोमन सिक्के दिनेरियस से। ये रोमन साम्राज्य के प्रभाव को दिखाता है, जो बाद में अरब दुनिया में फैला। अच्छा। और वहीं डॉलर, इसका चलन स्पेनिश साम्राज्य से शुरू हुआ, फिर ब्रिटिश और अमेरिकी प्रभाव की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया। कमाल है। मतलब जब हम सर्बियाई दिनार और कनाडाई डॉलर की बात करते हैं, तो हम अनजाने में रोमन और ब्रिटिश साम्राज्यों की विरासत की बात कर रहे होते हैं। हर सिक्के पर इतिहास की मुहर है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए अब भारत के भूगोल पर आते हैं। यहाँ नदियों और झरनों के नाम बड़े काव्यात्मक हैं। जैसे नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात, या इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। हाँ, और इन काव्यात्मक नामों के पीछे बड़ा कठोर भूविज्ञान है। अच्छा। हाँ, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये भारत की उन गिनी चुनी बड़ी नदियों में से हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वे भ्रंश घाटी में बहती हैं, मतलब रिफ्ट वैली। ये जमीन का एक धसा हुआ हिस्सा है जो उन्हें सीधा अरब सागर की ओर ले जाता है। जबकि बाकी ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां जमीन के ढलान के कारण पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती है। अच्छा, तो ये नदियां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जमीन की बनावट की वजह से पश्चिम की ओर मजबूर है। बिल्कुल। इन नोट्स में एक और बड़ा अजीब तथ्य है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। ये कैसे मुमकिन है? ये उसके भाव के रास्ते की वजह से होता है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान जाती है और कर्क रेखा को पहली बार काटती है। ओके। फिर वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर गुजरात में आती है और कर्क रेखा को दूसरी बार काटती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब एक यू टर्न जैसा कुछ लेती है? हाँ, एक तरह से। ये भूगोल का एक बहुत ही अनूठा संयोग है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो मणिपुर की लोकटक झील के बारे में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हाँ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, मतलब एक पूरा का पूरा पाक पानी पर तैर रहा है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट जगह से कहीं ज्यादा है। ये जो तैरते हुए द्वीप है ना, जिन्हें फुमडी कहते हैं। फुमडी? हाँ, फुमडी। ये मिट्टी, पौधों और जैविक पदार्थों के घने जाल से बने होते हैं। ये सिर्फ पार्क नहीं, ये एक पूरा तैरता हुआ इकोसिस्टम है। अच्छा। वहाँ के मछुआरे इन पर रहते हैं और ये लुप्तप्राय संगाई हिरण का एकमात्र घर है। वाह। लेकिन आज ये इकोसिस्टम प्रदूषण और बदलते जल स्तर की वजह से गंभीर खतरे में है। ओहो। तो ये भारत की जैव विविधता की खूबसूरती भी दिखाता है और उसके नाजुकपन को भी। और इसी नाजुकपन को बचाने के लिए शायद इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते हुए। नोट्स में कई नाम हैं: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन। ये सब सुनने में एक जैसे और बहुत भारी भरकम लगते हैं। इनमें कोई आसान सा फर्क है? बिल्कुल है, और ये समझना बहुत जरूरी है।
कन्वेंशन को आप एक बड़ी छतरी की तरह समझ सकती हैं। छतरी। हाँ, एक फ्रेमवर्क। ये एक समस्या को पहचानता है और कहता है कि हाँ, हमें इस पर मिलकर काम करना है। जैसे 1985 का वियना कन्वेंशन, उसने कहा कि ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तो कन्वेंशन ने समस्या बता दी, फिर प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल उस छतरी के नीचे का एक्शन प्लान है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। अच्छा। वो बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। जैसे वियना कन्वेंशन के तहत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जिसने CFCs जैसी गैसों पर बैन लगाने की समय सीमा तय की। समझ गए। तो कन्वेंशन एक इरादा है और प्रोटोकॉल उस इरादे को हकीकत में बदलने का ठोस कदम। बिल्कुल सही। इसी तरह भारत में भी वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। नोट्स में लिखा है कि गुजरात का गिर एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। हाँ। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। और हाल ही में तो चीतों को भी नमीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया है। और इन सब के पीछे एक लंबा इतिहास है। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका जिक्र है, 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क से शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था। उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा। 1970s के दशक में बाघ विलुप्त होने की कगार पर थे। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ बाघों को बचाया, बल्कि पूरे जंगल के इकोसिस्टम को बचाने का एक आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये दिखाता है कि एक केंद्रित राजनीतिक इच्छा शक्ति से कितना कुछ हासिल किया जा सकता बात है। और ये जो संरक्षण की नीतियां हैं, ये दिखाती हैं कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से कितना कुछ बदला जा सकता है। ऐसी ही मजबूत इच्छा शक्ति, लेकिन एक बिल्कुल अलग मकसद के साथ, हमें इतिहास में ब्रिटिश वाइसरॉय की नीतियों में भी दिखती है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि ब्रिटिश नीतियां भी एक तरह का इकोसिस्टम मैनेजमेंट ही थी। इकोसिस्टम मैनेजमेंट। हाँ, बस फर्क ये था कि वो भारत के राजनीतिक और आर्थिक इकोसिस्टम को अपने फायदे के लिए मैनेज कर रहे थे। अच्छा। नोट्स में 2 नीतियों का जिक्र प्रमुखता से है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में ये दोनों अलग अलग लगती हैं। नाम अलग है, पर मकसद एक ही था, बिना बड़ी लड़ाई लड़े ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। अच्छा। सहायक संधि एक मीठा जहर थी। अंग्रेज किसी भारतीय राजा से कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बस आप हमारी एक सेना अपनी राजधानी में रखिए और उसका खर्चा उठाइए। और राजा मान जाते थे? हाँ, मान जाते थे, लेकिन असल में वो अपनी विदेश नीति और सैन्य स्वतंत्रता सब खो देते थे। वो अंग्रेजों के सब्सिडरी यानी सहायक बनकर रह जाते थे। और हड़प नीति तो नाम से ही काफी सीधी लगती है। हाँ, वो ज्यादा सीधी थी। डलहौजी ने नियम बनाया कि अगर किसी राजा का अपना कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके गोद लिए हुए बेटे को मान्यता नहीं मिलेगी और उसका राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सतारा, झांसी, नागपुर, कई रियासतें इसी नीति का शिकार बनी। तो ये दोनों नीतियां ब्रिटिश कूटनीति की मिसाल है ना। हाँ। कैसे ताकत और नियमों का इस्तेमाल करके अपना लक्ष्य हासिल करना है। बिल्कुल। कुछ वाइसरॉय तो अपने उपनामों से भी जाने जाते हैं। नोट्स में चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। लेकिन एक नाम बड़ा दिलचस्प है, लॉर्ड लिटन। उन्हें ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, लिटन एक कवि और उपन्यासकार थे। एक वाइसराय जो कवि था। हाँ, लेकिन उनका प्रशासनिक रिकॉर्ड उनके साहित्यिक नाम जैसा नरम नहीं था। वो एक कट्टर साम्राज्यवादी थे। अच्छा। उन्होंने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। ये भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसरशिप लगाने के लिए था। ओहो। इसे गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। कमाल का विरोधाभास है, एक वाइसरॉय जो कविताएं लिखता था और दूसरे तरफ प्रेस का गला घोटने वाले कानून बना रहा था। बिल्कुल। और उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन, जो उनके एकदम विपरीत थे। वो कैसे? रिपन ने आते ही सबसे पहले वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसीलिए भारतीय उन्हें सज्जन रिपन कहते थे। मतलब एक ही पद पर 2 लोग इतने अलग। हाँ, ये दिखाता है कि नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं बनती, उन्हें लागू करने वाले व्यक्ति की सोच और नीयत भी बहुत मायने रखती है। सही बात है। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर। नोट्स में प्रथम अध्यक्षों की एक पूरी लिस्ट है। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये तो सीधे सीधे याद करने वाले तथ्य लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है। ये उस दौर की राजनीतिक शतरंज का एक बहुत बड़ा मोहरा था। वो कैसे?
देखिए, अंग्रेज लगातार ये प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस मुट्ठी भर उच्च जाति के हिंदुओं की एक पार्टी है। अच्छा। कांग्रेस के शुरुआती नेता इस बात को समझते थे, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। अध्यक्षों के चुनाव से? सीधा जवाब। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम थे, चौथे जॉर्ज यूल एक यूरोपीय थे। ये सिर्फ समावेशी दिखना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के उस नैरेटिव पर सीधा हमला करना था। हर प्रथम अध्यक्ष का चुनाव एक राजनीतिक बयान था कि कांग्रेस हर भारतीय की आवाज है। वाह, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब विश्व इतिहास के कुछ नारों पर आते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिकी क्रांति। ये नारे आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। और ये सिर्फ अपने देशों तक सीमित नहीं रहे, ये विचार हवा की तरह फैले। मतलब ये कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना लिखी तो उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श शामिल किए, उनकी सीधी प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि विचार किसी सीमा में नहीं बंधते। एक देश में जली क्रांति की मशाल दूसरे देश में भी रोशनी कर सकती है। भूगोल ने इतिहास को आकार दिया और इतिहास ने राजनीतिक विचारों को। सब कुछ वाकई में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चलिए अब इस जुड़ाव को देश की संरचना यानी राजनीति और अर्थव्यवस्था में देखते हैं, जो हमारे नोट्स का आखिरी हिस्सा है। हाँ, ये हिस्सा सीधे तौर पर उस नींव की बात करता है जिस पर आज का भारत खड़ा है। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 32 का जिक्र है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये इतनी बड़ी उपाधि क्यों? मतलब बाकी मौलिक अधिकार भी तो जरूरी हैं। सोच कर देखिए, अगर आपके पास अधिकार तो हों लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ना हो, तो उन अधिकारों का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं शायद। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन अगर सरकार आपकी आवाज दबा दे तो आप क्या करेंगे? अदालत जाएंगे। और अनुच्छेद 32 आपको यह अधिकार देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये एक गारंटी है। ये बाकी सभी मौलिक अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द होने से बचाता है और उन्हें एक हकीकत बनाता है। इसीलिए अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा, क्योंकि इसके बिना बाकी शरीर बेजान है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र है, खासकर दूसरी योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों पर जोर। हाँ, और 5वीं योजना जिसका नारा था गरीबी हटाओ। ये दो योजनाएं आजाद भारत की आर्थिक सोच के दो बिल्कुल अलग पड़ावों को दिखाती हैं। वो कैसे? देखिए, आजादी के बाद नेहरू और महालनोबिस का मानना था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपनी औद्योगिक नींव बनानी होगी। बड़े बड़े स्टील प्लांट, बांध। उनका मानना था कि इससे विकास होगा और उसका फायदा धीरे धीरे रिसकर नीचे तक पहुंचेगा, जिसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। तो फिर गरीबी हटाओ के नारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो थ्योरी काम नहीं कर रही थी? यही तो बहस का मुद्दा है। 1970 के दशक तक ये महसूस किया जाने लगा कि विकास तो हो रहा है, पर उसका फायदा गरीबों तक सीधे तौर पर नहीं पहुंच रहा। अच्छा। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने रणनीति बदली। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ विकास का इंतजार नहीं कर सकते, हमें सीधे गरीबी पर हमला करना होगा। और वहीं से ये नारा आया। हाँ, और ऐसी योजनाएं शुरू हुई जो सीधे गरीबों को लक्षित करती थीं। ये ट्रिकल डाउन से डायरेक्ट अटैक की ओर एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो ये था बिहार दरोगा परीक्षा के नोट्स का हमारा विश्लेषण। एक तरह की चीर-फाड़। हाँ, हमने राजधानियों के पीछे की राजनीति से लेकर नदियों के भूविज्ञान तक और ब्रिटिश नीतियों की कूटनीति से लेकर भारतीय संविधान की आत्मा तक का सफर तय किया। हाँ, और हमने देखा कि कैसे अलग-अलग तथ्य एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक भौगोलिक दर्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि सदियों तक व्यापार और आक्रमण का मार्ग बन जाता है। एक राजनीतिक फैसला राष्ट्रवाद की भावना को और भड़का देता है, और एक आर्थिक मॉडल पूरे देश की दिशा और दशा तय कर देता है। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से गुथा हुआ है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही बात। हर तथ्य के पीछे एक क्यों छिपा है, और शायद वही जानना सबसे जरूरी है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। क्या? ये सारी जानकारी सबसे अपेक्षित प्रश्न के रूप में दी गई है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम ज्ञान को इस तरह परीक्षा केंद्रित टुकड़ों में बांट देते हैं, तो क्या हम असल में विषय की गहराई और उसकी आत्मा को समझ पाते हैं, या फिर हम सिर्फ जानकारी को जमा करने की एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं?